नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर आज हो देश में चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, ये बताने के लिए मैं आज आपको देश का मिजाज 2026 दिखाने जा रही हूं, क्योंकि ये 2 बार वर्ष में हम लोग करते हैं। इस बार जनवरी के महीने के नंबर्स क्या बता रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। एक तरफ शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे साथ यशवंत देशमुख जी हैं, जिनके सी वोटर ने ये पूरा सर्वे किया है। तो क्या है आंकड़े, कौन सा गठबंधन आगे है, ये सब आपको देश के मिजाज में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि देश में राजनीतिक स्थिरता को लेकर लोगों की राय क्या है, क्योंकि यहीं से समझ में आता है क्या वाकई स्टेबिलिटी वो फैक्टर है जिसके दम पर जनता अपना आज चॉइस या फिर चयन कर रही है। आज तक के ये सर्वे सी वोटर ने किया है और उसी के साथ दोनों खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और जब जब ऐसे सवाल आएंगे कि ये आपने कैसे कर दिया, तो मैं उसको सीधे डायरेक्ट कर दूंगी यशवंत देशमुख जी की तरफ। और जब एनालिसिस करना होगा तो शशि शेखर जी उसका आकलन करेंगे कि भाई इसको किस नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन अगर आज हो देश में चुनाव, किसकी बनेगी सरकार, जब हम ये कह रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको अलायंस का वोट परसेंटेज दिखाएंगे। लोकप्रियता का पैमाना साल के बीच में तय करने का ये एक मीटर है, जिससे हम ये तय करते हैं कि आज देश का मिजाज किस तरफ है। क्या मानते हैं वो, एनडीए को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं या फिर इंडिया गठबंधन या फिर यूपीए की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, उन पर कितना भरोसा है। तो पहले तो हम अलायंस वाइज आपको वोट परसेंटेज और सीट्स दिखाएंगे और उसके बाद हम पार्टी वाइज भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मेथोडोलॉजी से और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितने लोगों में हमने ये सर्वे किया है, क्योंकि इस सर्वे में 36,265 लोगों तक यशवंत देशमुख की सी वोटर जो है वो कंपनी पहुंची और इसमें ±5% का एक एरर मार्जिन मान के हम चल रहे हैं। 8 सितंबर 2025 से लेकर 21 जनवरी 2026 के बीच में ये हुआ है। तो यूजीसी का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि इसमें शामिल नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा उसके बाद से सामने आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यूरोपीय यूनियन से समझौता भी शामिल नहीं है। ये भी एक है कि यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको लेकर देश में एक विश्वास लोगों में है, भरोसा है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसका काउंटर हम इससे कर सकते हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 27 को उसका ऐलान हुआ है, 26 जनवरी के अगले दिन। तो अब नंबर्स रखने के पहले चलिए आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, रतन लाल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, शशि शेखर जी यहाँ पर स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं, और यशवंत जी जैसा हमने आपको बताया निदेशक सी वोटर के, दोनों हमारे साथ स्टूडियो में है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अगर आज हो चुनाव तो लोकसभा में किसको कितना वोट परसेंटेज मिलेगा। सबसे पहले हम शुरुआत एनडीए से कर रहे हैं और उसी के साथ इंडिया अलायंस को। तो एनडीए को बढ़त, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, जबरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है। 47% वोट, 47% वोट इस मिड ईयर, और मिड टर्म तो अभी नहीं हुआ है, अभी एक ही साल बीते हैं, 26 में हम लोग प्रवेश ही किए हैं। तो ये 47% वोट आते हुए दिखाई दे रहे हैं एनडीए को, और वहीं इंडिया अलायंस को 39% वोट्स, 39% वोट्स। थोड़ा जूम इन करके दिखाइए नंबर्स के पास अगर आप जा पाए, तो 47% एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया अलायंस को 39 यानी 39% वोट। इसी के साथ अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आज हो चुनाव तो किसको मिलेंगी कितनी सीटें। ये देखिए, ये 47% वोट्स हम आपको पहले दिखा रहे हैं। 47% वोट्स एनडीए को, इंडिया अलायंस को 39, और ये बड़े नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर आ गए। 14% अन्य को जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर सीटों में हम इसको बदलें तो आज किस गठबंधन पर जनता को है भरोसा, तो एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है 352 सीटें। 352 सीटें पहले एनडीए दिखाइए। चलिए, 182 सीटें जा रही हैं इंडिया अलायंस को, ये दिखा दीजिए। 182 सीटें इंडिया अलायंस को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ जब आप जाएंगे एनडीए की तरफ, तो एनडीए की तरफ नरेंद्र मोदी जहां पर खड़े हैं, वहां पर 352 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीए को। दिलचस्प है, और एक बहुत बड़ा फासला भी है जो दिखाई दे रहा है। इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले, अगर आज चुनाव हुए तो लोकसभा में किसको कितने वोट मिलेंगे, तो पार्टी वाइज आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिल सकता है, इजाफा दिख रहा है और साफ इजाफा दिख रहा है। 41% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी को सीधा।
भारतीय जनता पार्टी को गेन है 41%, वहीं कांग्रेस पार्टी को 19 के आसपास ही उनका वोट परसेंटेज रहता है, 19.7, 20, और इस बार भी 20% ही। इस वक्त जनवरी 2026 में जब ये सर्वे हुआ है तब भी 20% ही वोट जाता हुआ मिल रहा है। वहीं अगर आप अन्य पर जाइए तो एक बहुत बड़ा वहां पर मुकाबला है, जहां पर अन्य, जिसमें तमाम क्षेत्रीय दल एक तरह से आप जोड़ लीजिए, चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं, उन सब की ताकत इसमें दिख रही है। 39% उनको अब यही अगर पार्टी वाइज सीट में बदल देते हैं तो किसको कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी अपने दम पर इस सर्वे के मुताबिक 272 से कहीं ज्यादा 287 सीटें लाती हुई, यानी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं 99 से खिसक कर कांग्रेस पार्टी 80 पर आती हुई दिखाई दे रही है और अन्य 176 पर। तो 240 से लगभग 47 सीटों का फायदा साफ बीजेपी को पार्टी वाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ पार्टी के तौर पर अगर आप देखें तो 240 से 287 पर बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर फिसलती हुई, अन्य को 176। तो ये है बड़ी बात। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और गौरव भाटिया बोले, उससे पहले हम सबसे बड़ी उपलब्धि, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नंबर्स का जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो सबसे बड़ी वजह लोगों के इस भरोसे की क्या दिखाई दी, वो भरोसा टिका हुआ है आज स्थिरता पर। एनडीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर एमओटीएन जनवरी 2026 में जो ये आंकड़े आए हैं वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि लगभग 16% लोग मानते हैं कि राजनीतिक स्थिरता सबसे बड़ी वजह है। और इसको आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, जिस तरह की परिस्थितियां आसपास के देशों में हुई हैं और जिस तरह का एक तरह से मेहम वहां पर हुआ है, पूरे देश भर में हिंसा हुई है, उसके बाद से लोगों को ये लगता है कि एक स्थिर सरकार भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरे नंबर पर 12% के आसपास ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम मंदिर है। तो ये बड़ी वजह है, जो स्थिरता का मुद्दा है ना, वो सबसे बड़ी वजह दिखाई दे रही है। गौरव भाटिया, सबसे पहला शुरुआत आप ही से करते हैं, क्योंकि साफ दिख रहा है इजाफा न सिर्फ वोट परसेंटेज में दिखाई दे रहा है बल्कि सीटों में भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल के शासन के बाद किस तरह से आपकी पार्टी इसे देखेगी, समझेगी? देखिए अंजना जी, जैसा आपने कहा मूड ऑफ द नेशन, तो अगर एक शब्द में कहा जाए मूड ऑफ द नेशन तो वो है मोदी। मूड ऑफ द नेशन मोदी जी इसलिए है, सबसे पहले तो पैमाना क्या होता है कि एक सरकार जो केंद्र में है वो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब है। मैं समझता हूं सबसे पहले अगर आप देखें लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद जितने चुनाव आए, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी, हमने सरकार बनाई, महाराष्ट्र हमने सरकार बनाई, दिल्ली आम आदमी पार्टी जो सत्ता में थी वो हट गई और हम लोग जो है सरकार बनाने में सफल होते हैं। हमने देखा बिहार में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पुनः जीती और बीएमसी चुनाव आए तब भी जीती। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में पूरे देशवासियों की आस्था है। और इसकी वजह क्या है? एक आपने बिल्कुल सही कहा, स्थिरता। स्थिरता इसलिए आवश्यक है कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क में हम देखते हैं किस तरह से विद्रोह होता है, अराजकता फैलती है, भारत का नागरिक ये मानता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदार है, सशक्त है और मजबूत फैसले लेने के लिए वो सक्षम है। और बड़ी उपलब्धियां, मैंने कहा ना कि आप मौके पे क्या बड़े निर्णय फैसले ले सकते हैं, ये रीढ़ की हड्डी आपके पास है, क्या आपके पास आत्मविश्वास है? तो ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया और एक मजबूत संदेश पूरे विश्व में दिया। अभी एफटीए डील आपके सर्वे में तो इसका आकलन नहीं हुआ है, लेकिन हमने जो करी एफटीए डील ये अपने आप में दर्शाता है द मदर ऑफ ऑल डील्स। ये कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कर सकता है। और इसीलिए ये जो नंबर आ रहे हैं सामने, ये इस तरह से आ रहे हैं। जल्दी से अब रतन लाल जी, एक रिएक्शन आपसे। अब आपके पास खुला मैदान है जिसमें आप इस सर्वे की निंदा कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ हाल के जो राज्यों के चुनाव हुए हैं 2024 के बाद, उन राज्यों के चुनावों ने भी एक बड़ी मुहर बीजेपी पर लगाई है। गठबंधन के साथ भी बिहार में लड़े हो या फिर अन्य राज्य जहां पर उनको जीत मिली है, महाराष्ट्र उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल है।
अब ऐसे में क्या चिंतन की जरूरत नहीं है कांग्रेस को? नहीं, हर पार्टी को अपने हिसाब से चिंतन तो करता ही है और एजेंडा तो लोग बनाते ही हैं। लेकिन जितनी बातें बीजेपी के प्रवक्ता साहब भाटिया साहब ने कही हैं उसमें जार्गन ज़्यादा है, कंक्रीट कुछ भी नहीं है। कि एक बात बताइए, पूरे इलेक्शन जितना आपने जितने का जिक्र किया उसमें इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका थी, ये नहीं दिखा क्या? कि जब इलेक्शन घोषणा हो गई, इलेक्शन चल रहे हैं और 10-10 हज़ार रुपये खाते में जा रहे हैं, क्या फ्री फेयर इलेक्शन था? और हरियाणा में जिस तरह से हुआ, जिस तरह से ईवीएम के आंकड़े आए, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, तो ये सब दिख नहीं रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी चुनाव लड़ रही है? तो बहरहाल खैर, आप 2.5 साल पहले ही चुनाव करवा रही हैं, 2.5 साल के बाद जनता का क्या मूड होगा वो तो देखेंगे। लेकिन एक बात बताइए, जिस नारे के साथ मोदी साहब आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपये देंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, कितने विश्वविद्यालय खुले, कितने स्कूल खुले, कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट खुले, इस पे तो कोई आंकड़े नहीं आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई, ऑपरेशन सिंदूर पे अमेरिका ने कितनी बेइज्जती की, कितनी ज्यादा बेइज्जती की दुनिया के सामने, बच्चों की तरह डांट रहा था, तो उस पर तो कोई रिएक्शन नहीं है। आपको याद होगा, मैं इंदिरा जी को इस समय याद करना चाहूंगा कि अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया था, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया था। नहीं, ठहरिए ना, अभी काहे के लिए बीच में टोक रहे हैं? आपने तो पूरा जो पर कैपिटा इनकम है इस पे बात कर लीजिए, रोजगार पे बात कर लीजिए, महंगाई पे बात कर लीजिए। महंगाई 2014 से लेके अब तक दुगुना से ज्यादा हो चुका है और आपकी उपलब्धि यह है कि 5 किलो अनाज देकर उसको उपलब्धि मानते हैं। 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहे हैं, 5 इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहे हैं, आप विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं, गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च करा के कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, गणेश जी को प्लास्टिक सर्जन बता रहे हैं कि उस समय हो गई थी इलाज। तो इस समय आखिर आपके बच्चे जितने बीजेपी जो आज आप टीवी पे बता रहे हैं, ये सब आपने महाराष्ट्र और बिहार की जनता को बताया था या खाली वोट चोरी ही बोलते रहे? अरे भाई, बताया था क्यों नहीं? नहीं, वोट चोरी भी हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? तो फिर मतलब जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? इलेक्शन कमीशन जिस तरह से इम्पार्शियल है पूरे इलेक्शन में, हमने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल किए हैं, इलेक्शन कमीशन का भी डेटा है, 10,000 रुपए इलेक्शन कमीशन पर भी हमने सवाल किए हैं, इलेक्शन कमीशन पर जनता क्या सोचती है वो भी हमने सवाल किए हैं। लेकिन एक जल्दी से आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए ना। भाई, बीजेपी के नरसिम्हा राव लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ईवीएम में हेराफेरी है, तो ईवीएम से क्यों करा रहे हो? बैलेट पेपर से सीधे चुनाव करा लो ना। और क्यों इलेक्शन कमीशन के पक्ष में हर समय बीजेपी खड़ा हो जाता है? इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल पूछो कब से कर रहे हैं आप ये सर्वे? अब सबको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ 2014 के बाद हो रहा है। 2014 के बाद सारे पत्रकार 2014 के बाद ही पत्रकार बने हैं। मतलब इस दुविधा में जो लोग जीते हैं उनको ये समझना चाहिए कि कब से हम लोग हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये भी दर्शकों को याद करूं और इंडिया टुडे को इस बात के लिए बधाई दूं कि इंडिया टुडे पत्रिका को 50 साल स्वर्ण जयंती हो रहा है इस साल। और साथ में मेरे लिए खुशी की बात यह है ना कि ये 25वां साल है जब हमने पहला सर्वे किया था इंडिया टुडे के लिए। तो इंडिया टुडे की गोल्डन जुबली है और सी वोटर और इंडिया टुडे के अलायंस की भी ये सिल्वर जुबली है। और मेरा सौभाग्य है कि जब हमने काम शुरू किया था न्यूज रूम में, उस समय आज तक में हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, ये इनके ही नेतृत्व में वहां पे था। और मैं पहली बात तो अरुण पुरी जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, एक होते हैं सर्वे, एक होते हैं फौरी सर्वे और एक होते हैं लगातार चलने वाले सर्वे। दुनिया के जितने भी बड़े गंभीर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी जगहों पर लगातार जब सर्वे कोई चीज किए जाते हैं, वो देश के मिजाज को कब ऊपर उठ रहा है, कब नीचे गिर रहा है, इसको नापने के लिए किए जाते हैं और उसमें होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव को दर्ज करना, यही हमारी ऐतिहासिक भूमिका है इस पूरे उसमें। 25 साल में इतनी उठापटक इस मुल्क में देखी है, उसको हर बार हमने रिकॉर्ड किया है और आपके सामने लाते रहे। अभी आपने सैंपल साइज जो बताई वो 38,000 ये पिछले 2 महीने में जो की, लेकिन 15 अगस्त वाले इश्यू और अभी तक के बीच में 1 लाख सैंपल जो हमने अपने लगभग किए अपने ट्रैकर में, उसका भी हमने आकलन किया है और हम इसमें आए हैं। तो कोई ये ना सोचे कि हमने ये आकलन केवल 38,000 पे किया है। करीब करीब 1.25 लाख इंटरव्यूज के ऊपर हम वोट और सीट का आकलन करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज इतनी लंबी चल रही है उसमें लोगों की नाराजगी हमेशा हम देखते हैं। शशि जी इसके साक्षी रहे हैं, बीजेपी भी हमसे भरपूर नाराज रही है जब जब हमने बोला है कि बीजेपी की स्थिति खराब है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन जो समझने वाली बात यह है, अभी आपने एक जो मुद्दा बोला अंजना, वो मुद्दा क्यों गंभीर है, मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कम से कम 10 साल 11 साल जो मोदी सरकार के और उसके पहले के 10 साल यूपीए के,
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी केवल और केवल तब ऊपर आती थी बातचीत जब हमारा किसी मुल्क के साथ में, पाकिस्तान या चीन के साथ में क्षेत्र लड़ाई जैसी सिनेरियो हुआ या कोई सीमा का विवाद हुआ। उसके अलावा 2-4% के ऊपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन हमने 20 साल में नहीं देखा। इस बार ये उभर के आना, ये कहीं ना कहीं इस बात को का द्योतक भी है कि पब्लिक अपने आसपास की सारी चीजों को देख रही है और समझ रही है कि दुनिया किस। शशि जी, जो अब नंबर्स भी आ गए, एक बार दिखा दीजिए कि क्या है लोगों की नजर में, क्या मुद्दा है जिसको वो समझते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। और इसी में हम दिखा रहे हैं कि राजनीतिक स्थिरता पर पहले भी हमने वोटिंग कराई, लेकिन 2024 में आप देखिए, जब अगस्त के महीने में ये हुआ तो 2% लोग मानते थे। फिर अब फरवरी 2025 तक आते आते देखिए ये 13 पर गया, फिर 2 पर नीचे आया और इस बार वो 16 पर पहुंचा है। तो ये दिखाता है कि ये ट्रैकर दिखाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जनता की नजर में वापस एक बड़ा इशू आ गया है। शशि जी, राम मंदिर का भी हम दिखा रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर गिरावट है, लेकिन 18, 15, 17, 12 दिखाते रहे। राम मंदिर का एक भावनात्मक मुद्दा है और वो भावनात्मक मुद्दे बहुत चिरस्थायी नहीं होते हैं, वो धीमे धीमे हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। यशवंत की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये बात सही है, जब इन्होंने पहला ट्रैकर किया था तो हम लोग भी साथ थे और उस समय के ट्रैकर में भी जो उस समय की सरकार थी वो सहयोग व शटल जी की सरकार थी और उस सरकार को लेके भी बहुत सी ऐसी बातें थी जो पसंद नहीं आई थी लोगों को, पर वो अपनी जगह है, सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इन आंकड़ों पर टिप्पणी कर रहा हूँ। स्थिर सरकार से लोगों का हर बात वो नहीं बोलते हैं, वो फील करते हैं। एक मार्केटिंग की कहावत है, फिलिप कोटलर ने कहा था कि उपभोक्ता फील करता है, वो बोल नहीं पाता उसे क्या चाहिए। फील ये है, अगर हम यहाँ पे उसको उपभोक्ता की नजर से देखें, कि आपको चारों तरफ एक प्रगति दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं है, मेट्रो देश में पहले भी थी, राजमार्ग देश में पहले भी थे, लेकिन आपको एक तेजी दिखाई पड़ती है। और आसपास की दुनिया में, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक अच्छा मुद्दा उठाया कि भाई आप 80 करोड़ लोगों को वो आप खाना दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न का मोदी सरकार उतना प्रचार नहीं करती कई कारणों से, लेकिन सच बात है दुनिया के इतिहास में ये तो अकल्पनीय है। और वो जो पैसा बचता है लोगों का, वो इकोनॉमी में जाता है। और आज आपकी जो ग्रोथ के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, वो सारा का सारा तो इसीलिए आ रहा है कि लोगों की जेब में पैसा बच रहा है, गाँव में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और आने वाले सालों के लिए कुछ चीजें बन रही हैं। तो ये मुझे अप्रत्याशित बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और अगर आप देखिए तो वोट परसेंटेज बदला कहाँ पिछली बार से बहुत ज्यादा, सीटें बदल रही है, बस सीटें बदल रही हैं, सीटें बदल रही हैं। और ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है ना, इसके पीछे वजह क्या है? मतलब लोगों को क्यों लगता है कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, राजनीतिक स्थिरता क्यों चाहिए? 27% लोग कह रहे हैं कि तेज निर्णय होते हैं। पड़ोसी देशों में संकट की स्थिति से 21% प्रभावित हुए हैं कि भाई देखिए पड़ोस में क्या हो रहा है, हम थोड़ी चाहते हैं कि भारत में इस तरह से हो। बिखरे विपक्ष पर भरोसा कम है। आप एक साथ कहते हैं इंडिया अलायंस भी बनाते हैं, फिर कहीं पर आप अलग से लड़ते हैं, कहीं पर एक साथ लड़ते हैं, फिर जनता को समझ ही नहीं आता है, कहते हैं फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं हम तो। अब फ्रेंडली फाइट क्या होता है भाई? वोट या तो आपको मिलेगा या दूसरी पार्टी को मिलेगा जो आपके साथ अलायंस में है। तो ये जो फ्रेंडली फाइट का कॉन्सेप्ट है ना, ये जनता समझ नहीं पाती है। वैश्विक हालात 15% और ये सभी वजहों को मिलाकर 13%। रतनलाल जी, इसके पहले मैं गौरव भाटिया जी के पास जाऊं, इस पर आपको समझना पड़ेगा कि लोग एक तो आसपास के देशों में देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है, वो मान रहे हैं कि यहाँ पर एक आयरन हैंड के साथ एक शासन चल रहा है, एक एनडीए सरकार को चला रही है। इसी के साथ साथ लेकिन तेज निर्णय होते हैं और उस वक्त ये आरोप लगता था कि फ्रेजाइल 5 में भारत है, क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगता था आपकी सरकार। वो निर्णय भी तो आखिर प्रगति के ही है ना, जो मैं कह रहा था कि अंतर्निहित उसका सत्य यही है कि निर्णय तो उन लोगों के हक हुकूक के पक्ष में जाते हैं। हाँ। रतन जी जल्दी। जी, क्या क्या पक्ष में जाता है, जरा इसका लिस्ट तो निकाल दीजिए कि 5 किलो अनाज से लोगों का पैसा बच रहा है, गांव में स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज विश्वविद्यालय की हालत खास्ता है। पहले तो लोग फ्री में पढ़ लेते थे, मजदूर के बच्चे भी पढ़ लेते थे, इंजीनियरिंग डॉक्टरी कर लेते थे, IAS IPS बन जाते थे। आज जाके राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में जाके देखिए कि कितनी कोचिंग की फीस है। इन्होंने पूरा जिस तरह से निजीकरण किया है, जिस तरह से संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया है। हमारी सरकार ने मुफ्त शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, सुनिए पेंशन ये सब दिया था। और इनकी सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाए थे, उसके पहले कोई बेचा नहीं गया था, इन्होंने बेचना शुरू किया और मोदी सरकार ने उसकी रफ्तार बढ़ा दी।
यूपीए 1-2 में भी उठाकर देखिए कितने अफर्मेटिव एक्शन हुए, आरटीआई आया, मनरेगा आया, राइट टू एजुकेशन आया, सब कुछ आया। अब क्या है, अब कह रहे हैं ना कि भाई अब गुरुकुल में जाइए, वहां पे आप गोबर और गोमूत्र से पढ़ाई की। ये इनका डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट को रीडिफाइन कर रहे हैं। अपने बच्चे इनके विदेश में पढ़ते हैं, वो सब हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, और यहाँ ही खाली सिर्फ धर्म की चाशनी चसाते हैं कि धर्म की रक्षा तुम करो और हम रहेंगे 5 स्टार होटल में। तो ये इनका एजेंडा है। ये बात सही है कि इस एजेंडा को जितनी फोर्सफुली हमको लोगों के बीच ले जाना चाहिए। इन्होंने 28 चीजों का नाम बदला है। मेरे पास धर्म का नशा देकर वोट लेते हैं। एक विश्वविद्यालय ढंग का नहीं बना है। और क्या, प्रधानमंत्री खुद ही नफरती भाषण करते हैं। बहुत सम्मानपूर्वक एक बात कहता हूं। आपने चुनाव देखा नहीं? मैं अपनी बात रख लूं? बोलिए। अपनी बात रख सकता हूं? देखिए अंजना जी, क्या है कि राहुल गांधी का जो रोग है वही उनके प्रवक्ता का रोग है। हमने बात करी स्थिरता की, और ये बात हर कोई स्वीकारेगा। 62 साल बाद ऐसा हुआ कि 3 बार लगातार कोई चुनाव जीता हो और प्रधानमंत्री बना हो नरेंद्र मोदी जी। अब हम जब स्थिरता की बात करते हैं तो याद करिए, नेपाल में, बांग्लादेश में जब अस्थिरता आई तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो जेनजी को भड़काने का काम कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी के साथ भी यही होगा, किसी दिन गली में लेके आएंगे और लोग ऐसा करेंगे। आप विकल्प नहीं देते हो, आप ये नहीं बताते हो कि आप क्या बेहतर कर सकते हो, आप केवल कमियां उठाते हो, और कमियां भी वो जिसमें विरोधाभास होता है। अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये निष्पक्ष नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा 2024 के परिणाम आए, 99 सीटों पे तो जीत का जश्न मना रही थी कांग्रेस पार्टी। वायनाड का चुनाव उसके बाद हुआ, प्रियंका गांधी वाड्रा को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इसी निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराया। रेवंत रेड्डी, सुक्खू जी और सिद्धारमैया ये इस्तीफा क्यों नहीं देते? निर्वाचन आयोग तो वही था। वजह क्या है? ये लोग भूल जाते हैं कि इनके समय में अनाज सड़ता था, सर्वोच्च न्यायालय कहता था अनाज सड़ रहा है, गरीबों में बांट लीजिए। 10 दिन का गोला बारूद था। रफेल 10 साल तक ला नहीं पाए थे, 36 रफेल ला के नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया, और साथ में नौकरी की बात कर रहे हैं। ईपीएफओ डेटा आया, 18 करोड़ नए अकाउंट ईपीएफओ में 2024 में हमने रखा। तब तो जनता ने हम पे विश्वास व्यक्त किया, तभी तो हमारे लिए वोट किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इंडी अलायंस की आपने बात करी। इंडी अलायंस के लिए जनता तो ये कह रही है हाल कैसा है जनाब का। अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में जो बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे और लेफ्ट अलग लड़ेगी, और टीएमसी तो अलग लड़ ही रही है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाए, और असम में कांग्रेस और एआईयूडीएफ जो पिछले चुनाव में एक साथ लड़े थे अलग है। तो ये इंडी अलायंस है कहां? ये तो आपस में ही लड़ रहा है, और इनमें आपस में विरोधाभास है। ठीक है, दो बातें रतन लाल जी जिस पर आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं शशि जी आपके पास और यशवंत जी के आपके पास आऊंगी। रतन जी, 2 बातें। एक तो ये जो विरोधाभास है कि नहीं अब तो हमारा समझौता नहीं हो पाया, अब हम फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। फ्रेंडली फाइट क्या होता है साहब? फ्रेंडली फाइट तो आप लोग नाम देते हैं पर्देदारी करने के लिए कि आपसी लड़ाई। दूसरा, जेनजी को लेकर सवाल सुन लीजिए। जेनजी को लेकर आपका जो आकलन है वो जमीनी स्तर से बहुत अलग है, क्योंकि नेपाल के मुद्दे के बाद पहली बार राहुल गांधी जी ने देश में कौन बदलेगा परिस्थिति, उसमें जेनजी का उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया था एक्स पर। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में तो जेनजी इनोवेशन कर रहा है, इस देश में जेनजी स्टार्टअप्स खोल रहा है, इस देश में जेनजी भजन जैमिंग कर रहा है, इस देश में जेनजी रिलीजियस टूरिज्म में न्यू ईयर्स की पार्टी की जगह, कहीं रेव पार्टी की जगह, वो रिलीजियस टूरिज्म में जो रिलीजियस सेंटर्स है वहां पर ऐसी भीड़ हो रही है कि लोगों को रोकना पड़ रहा है। तो क्या इस जमीनी, तो 2 सवाल है मेरे, जमीनी स्तर को आप समझने में भूल कर रहे हैं? मोदी जी तो रील बनाने को भी रोजगार कहते हैं, पकौड़े तलने को भी रोजगार कहते हैं। अब रही पहले सवाल पे मैं आता हूं, क्या भाजपा पार्टी ने चुनाव अब अपने अलायंस के साथ अलग अलग नहीं लड़ा था क्या? जेडीयू और चिराग पासवान का पिछले विधानसभा में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था, और कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। देखिए, डेमोक्रेटिक नेशन है, जिसको जिस तरह से अलायंस बनता है लड़ेगा, नहीं बनता है अपने अपने हिसाब से लड़ेगा। कोई तानाशाही थोड़ी है कि अमित शाह और मोदी जो बोलेंगे वही होगा, और कोई किसी की हिम्मत नहीं है चूचा करने की। इनके कैबिनेट मिनिस्टर एक लाइन ठीक से नहीं बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी 3 दिन से क्या चल रहा था देश में? उन्हीं के समर्थक क्यों सड़क पे आए हुए थे? रोजगार तो अब सवाल ये पूछा जाएगा ना
कि जो युवा सड़क पे थे रतनलाल जी, वो आप भी युवा चाहते पूछे हैं कि कि हमारे यूजीसी के नए विश्वविद्यालयों की नियम हालत पीछे क्या किए है। जाएं। रोजगार क्योंकि कमेटी के चेयरपर्सन तो दिग्विजय नहीं, सिंह थे। उसमें अलग नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सख्त किए जाए, लागू किए जाए। विश्वविद्यालय में कैसे भेदभाव होता है मैं जानता हूँ, मुझे अच्छा, सब मतलब पता है मोदी क्या जी होता है। ठीक मैं कर तो रहे हैं। विश्वविद्यालय में ही रहता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ सर, लेकिन नहीं भाई, ऐसा है जब जातीय भेदभाव है तो जातीय भेदभाव के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना होगी, तो उसमें उनके समर्थक क्यों भड़क गए? जब रोहित मुमला, पायल तड़वी पे जब एट्रोसिटीज होता है, एक सेकेंड, तो ये तो सड़क पे नहीं आते हैं कोई भी, कहते हैं कि सब एंटी नेशनल है। तो ये सामान्य वर्ग के लोग आप मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस से अलग हो गए हैं, वो इनके समर्थक है। एक सामान्य वर्ग के लोग आप मान रहे हैं कि कांग्रेस से कोई उनका लेना देना नहीं है, वो सारे इनके समर्थक। आप ही ने कहा ना इनके समर्थक। अरे जैन जी जो है, जैन जी, एक मिनट सुन लीजिए। उसके पहले भी 2012 एक्ट बनी थी कांग्रेस के जमाने में ही, आपको याद नहीं होगा, और उसी समय राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप आई थी, आपको याद नहीं होगा। लेकिन बीजेपी सरकार सबको घालमेल कर दी, आरटीआई को डाइल्यूट कर दी, राइट टू एजुकेशन का क्या हाल है हमको पता ही है, सब हमें दिख रहा है। ठीक है, जैन जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप कुछ मत कीजिए, संविधान को हाथ में लीजिए, सवाल पूछिए कि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोजगार, पेंशन सब कहां हैं। ये सवाल आप करिए, नौकरियां, पब्लिक सेक्टर यूनिट कहां है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 14 के बाद से भाटिया साहब ये बताएं कि कितने विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी खोले हैं। इनकी स्थिरता सिर्फ अडानी के लिए है, अडानी के लिए है इनकी स्थिरता। आम जनता के वेलफेयर के लिए कितने अस्पताल का मैं डेटा दूं क्या हालत है, बुरी हालत है। तो ये पूरे इनके फार्स आंकड़े रहते हैं, इमोशन पे हिंदू मुसलमान करना, इमोशन पर खेलना, रिलीजियस टूरिज्म करना। तो मैं तो चाहता हूं कि इनके बच्चे भी गुरुकुल में पढ़े, इनके बच्चे हिंदी के स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़े। शाह साहब ने कहा था ना कि मैं देश में ऐसी हालत कर दूंगा कि अंग्रेजी बोलने पर शर्म आएगी। तो उनके पार्टी के बच्चे जो हैं वो कहां, गौरव साहब, भाटिया साहब के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, ये भी तो जरा बता दें देश को। तो हिंदी की रक्षा करने की जिम्मेदारी जैन जी पे, युवाओं पर है, धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन पर, और ये मजा मारेंगे, ये इनके बच्चे विदेश पढ़ेंगे, हार्वर्ड में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट। कांग्रेस और बीजेपी के तर्कों के बजाय मैं जो आपने जो सर्वे दिखाया है उस पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि पार्टियों का अपना अपना एक तरीका होता है, उनके प्रवक्ता उसी लाइन पे चलते हैं। हमें ट्रैकर पर ही रहना चाहिए। देखिए, बहुत साफ है कि हर चुनाव एक गवाही देता है। उन पर आरोप किसी पर कुछ भी आप लगा दीजिए, लेकिन चुनाव दर चुनाव यदि कोई पार्टी जीत रही है तो तय है कि एक पक्ष जो है उसको काउंटर करने में नाकाम रहा है। ये अलायंस वाइज हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, 299 से 324 और फिर 350, 352 पर अगर एनडीए पहुंचा है, और वहीं पर ये जो इंडिया अलायंस ये 182 पर आया 208 से। ये देखने की चीज है। मेरे बचपन में जो विरोध हुआ करता था, विपक्ष हुआ करता था, मैं अपने बचपन की बता रहा हूं। मेरे सामने ही मुझे याद है कि कांग्रेस पहली बार 7 स्टेट से गायब हो गई थी 1967 में। मैं तब प्राइमरी स्कूल में था, लेकिन मुझे याद है चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे यहाँ के, मेरे सामने ही तमाम तरीके के विरोध मैंने देखे। मैं इलाहाबाद में रहता था और इंदिरा जी जब आती थी तो लोग उनको काले झंडे दिखाते थे, और इंदिरा जी की फैन फॉलोइंग के साथ विरोध भी उनके अपने घर के सामने ही होता था, आनंद भवन के सामने। ये देश ऐसा था। लेकिन तब वो कभी शिकायत नहीं करती थी कि देखो ये विरोध कर रहे हैं, बल्कि उनमें से कभी कभी वो किसी को बुला भी लेती थी अंदर की, आ जाओ जरा बात करो, तुम तो आज बहुत चिल्ला रहे थे, आओ बैठो बात करो। देखिए, ऐसा है कि एक राजनीतिक संस्कृति का पराभव अपनी जगह है, लेकिन मैं दो बातें बहुत साफ है, इलेक्शन से बढ़कर इस देश में कोई कुछ नहीं है। और दूसरे, मैं विपक्ष की जो बात कह रहा था, कांग्रेस के सारे तर्क सही मान लिए जाएं, सारे विपक्ष के तर्क सही मान लिए जाएं, तो जनता से उन्हें मनवाने, और अगर वो जनता की भी आवाज उसे मानते हैं तो जनता की आवाज सड़कों पे बुलंद करना उनका काम है। मैंने देखा है कि किस तरह सिर्फ 5 पैसे की बढ़ोतरी पर बस के टिकट में बसें जल जाया करती थी, रास्ते बंद हो जाया करते थे। और आज हालत यह है कि कुछ भी हो जाता है, विपक्ष सिर्फ ट्विटर पे बात करता है। भाई, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे भी एक विपक्ष चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि एक जिंदा विपक्ष हो, लेकिन मुझे जिंदा विपक्ष दिखता क्यों नहीं है? तो सांप सूंघ गया है सबको। नहीं, वो चलिए, वो जाति की बात है। जो जाति की बात है उनसे वोट लेना है। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, आप कहाँ सड़क पर उतरते हैं? कौन? मैं बीएचयू में पढ़ा हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मेरी अपनी यूनिवर्सिटीज की रक्षा के लिए कौन विपक्षी उतर रहा है? मैंने तो वहां लाठीचार्ज होते हुए देखे हैं।
मैं खुद उसमें शामिल रहा हूं जब आंसू गैस के गोले चले हैं बीएचयू में। तो आज अगर विपक्ष नहीं दिखता तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो जाहिर है लोगों को स्थिरता अगर दिखती है तो उसको चैलेंज करना सड़क पे इनका काम है और जब पोलिंग बूथ पर काम है, दोनों में मुझे आगे तो हम रिजल्ट बताएंगे नहीं दिखता। प्रधानमंत्री के तौर पर यशवंत जी किसको पसंद कर रही है देश की जनता, लेकिन ये नंबर्स क्या कह रहे हैं और लीडरशिप पर कॉन्फिडेंस वो कितना बड़ा फैक्टर रहता है? बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर Political है। stability की नहीं, बात है तो बिल्कुल है। और एक चीज मैं जहाँ शशि जी जहाँ छोड़ा मैं उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि जीतने का जो एक स्वभाव या टेंडेंसी होती है उसमें गलतियों से सीखना ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। मुझे लगता है कि 24 का जो चुनाव के जो नतीजे थे वो एक एबरेशन थे। उसके बाद से अपना चौथा एमओटीएन का सर्वे है जिसमें हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये वापस 2019 के ढर्रे पे मामला पहुंच कई गया है। एनालिस्ट ये कहते हैं कि 240 सीटें जो बीजेपी को आई, तो जो उनके कोर वोटर्स थे जो कई निकले भी नहीं थे वोट करने के लिए, उनको लग रहा है कि नहीं भाई अब तो जो बीजेपी को झटका जिताना लगा है। उन्होंने उसके बाद में जो करेक्टिव मेजर लिए, गलतियां सुधार। मुझे लगता है कि एक तरफ होता है कि गलती से सीखना, दूसरी तरफ होता है कि गलती से जो मिल गया है उसको न्यू नॉर्मल मान करके उसको स्वीकार कर लेना कि नहीं अब तो हम आ ही गए हैं। कहीं ना कहीं ये चीज बहुत तेज से सीख करके कोर्स करेक्शन करना, ये बीजेपी की एक बड़ी ताकत कम से कम बन गई। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ये देश पसंद करता है। इंदिरा गांधी को ये देश भूला नहीं है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मनमोहन सिंह की निजी तौर पर मैं बहुत इज्जत करता हूं। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, लेकिन मनमोहन सिंह का बिल जिस तरह फाड़ा गया वो लोगों को नागवार गुजरा कि भाई आपके अपने घर में चीजें एक नहीं है। रतन जी, देखिए अभी शशि जी लीडरशिप ने पे अच्छी बात हो रही बात थी। कही। जब पहले के लीडरशिप। यूपीए 2 में, एक मिनट उसी पे आ रहा हूँ, कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे 4 ईयर डिग्री कोर्स के खिलाफ। हम जाके बार बार एचआरडी मिनिस्टर से मिलते थे। इंदिरा जी के जमाने में पार्टी के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट करते थे, लोग सुनते थे। आज इनके पार्टी की ये डेमोक्रेसी है। विरोधी को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल दो। हम ये मानते हैं कि हमको सड़क पे उतरना चाहिए, अब पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर चाहिए, उसमें हमारी कमी हो रही है। लेकिन ईडी का, यूएपीए का जैसे इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से पीएमएलए का इस्तेमाल हो रहा है कि आप एग्री विथ अस और गो टू हेल, इज दिस डेमोक्रेसी? कि आप विरोधियों को तंग कर रहे हैं, जो आपसे पार्टी से कल बाहर चला गया उसके घर में ईडी भेज दे रहे हैं, जो आपके पास आ गया सब दाग धुल जाता है वॉशिंग मशीन में। यह डेमोक्रेसी है। हर एक आदमी को आप धमका रहे हैं, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। यह डेमोक्रेसी है। 10 साल में आप देखिए जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल हुआ है। देखिए कोई भी एक्ट जो है ना अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको लागू अच्छा कि कैसे आपने करेंगे इंदिरा ये जी को important कोट है। किया। ये एक्ट तो इमरजेंसी के मैं आज दौरान आपको- कितने ना, लोग इमरजेंसी- मैं जेल उसके बाद में में डाले गए थे। मैं उसके ये- बाद ये- इसी में- आजादी के लिए। आपकी एक बात रतन जी, याद मतलब है। कोट भी कर रहे हैं तो आप इंदिरा जी को- एक मिनट। इंदिरा जी को ताल ठोक के इमरजेंसी लगाया था, 18 महीने में ताल हटा ठोक के दिया, इमरजेंसी चुनाव क्या में होता गई, है? चुनाव हार गई। ये ताल ठोक के अघोषित इमरजेंसी इमरजेंसी क्या है होता मोदी है? और एकदम ताल ठोक के ताल ठोक के इमरजेंसी क्या लगाया होता था। है? संविधान ताल के ठोक के हिसाब इमरजेंसी से, लगाया। संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चलिए, निर्णय के खिलाफ जेपी ने वहां पे आंदोलन किया था। सेना को भड़का रहे थे, सेना अफसर को भड़का रहे थे। वो पहला राजद्रोह था उस समय। इसलिए संविधान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मैं सामान्य रूप से व्यक्तिगत मतलब बोलता देखिए नहीं रतन हूँ। जी, मैं भी- रतन लाल जी मैं माफी चाहूंगा, इतने बड़े नहीं हो गए कि आप जेपी के खिलाफ बोलने लगे। माफी चाहूंगा। इमरजेंसी के दौरान क्या बात कर लाखों दी? परिवारों मैं को इतिहास जिस पढ़ाता हूँ। तरीके से इतिहास रतन लाल जी अच्छी बात है, प्लीज आप मेरी बात इतिहास सुनिए। पढ़ाइए, रतन लाल जी आकलन प्लीज कीजिए किसी स्थिति का, लेकिन पूरे इस तरह का सम्मान प्रहार के मत साथ कीजिए। में, पूरे हम सम्मान भी के इंदिरा साथ जी की में, नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे सम्मान, मैं इंदिरा जी का बहुत सम्मान करता हूं रतन लाल जी। अन्ना हजारे मैं कहाँ आज हैं? भी उन्हें इंडिया के सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर्स में मानता हूं। बांग्लादेश का जन्म उनके हाथों से हुआ, उन्होंने विश्व में भारत की साख बचाई। लेकिन इमरजेंसी का भुक्तभोगी होने के नाते, एक बच्चा था मैं उस समय, पूरा परिवार मेरा जेल में था और मेरे जैसे परिवार के ऐसे लाखों परिवार थे जिन्होंने बहुत यातनाएं सही। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, बाकी सब चीजों की बात कीजिए लेकिन कम से कम इमरजेंसी को सही मत ठहराइए। और ये मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक मैं विनती कर इमरजेंसी के रहा हूं। आगे की 2 उदाहरण देना चाहूंगा। 2 बातें याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि हिस्ट्री की बात हुई। हिस्ट्री थोड़ी सी मैंने भी पढ़ी है। नरसिंह राव के वक्त में इस देश के सबसे बड़े अखबार के मालिक को फेमा में बंद कर दिया गया था। नरसिंह राव अब अकेले प्रधानमंत्री हैं
जिन पर अपने सरकारी आवास में रिश्वत लेने का आरोप था। उन्होंने फेबा में सबसे बड़े अखबार के मालिक को बंद किया था। उस समय भी लोगों ने कहा था कि साहब संविधान खतरे में है, ये है वो है। और जब राजीव गांधी आए उससे पहले, तो राजीव गांधी ने सबसे पहले प्रेस के लिए कानून लाया था, जिसके लिए हम लोगों ने लाठियां खाई थी एज पत्रकार उतर के, क्योंकि ये, और उन्होंने वापस लिया था। तो सरकारें लोकतंत्र में, मोदी जी ने भी जो कृषक कानून था वो वापस लिया। सरकारें कोर्स करेक्शन करती है जनता के हित में, इसमें कोई बुराई नहीं है, चाहे ये रहे हो चाहे वो रहे हो। सत्ता का एक तरीका है, सत्ता अपने तरीके से चलती है। लेकिन मैं सिर्फ बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, मुझे विपक्ष अपने आसपास नहीं दिखाई पड़ता है, और ये बात एक लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के नाते मुझे थोड़ी चुभती है। ये बात जनता को भी चुभती है। हाँ, ये बात जनता को, हमने सर्वल सवाल पूछा, क्या विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्या इंडिया अलायंस कंटिन्यू होना चाहिए। बहुतायत में भाजपा के समर्थक बोलते हैं कि देश को एक मजबूत विपक्षी दरकार है, क्योंकि उनका खुद का मानना है कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो भाजपा अपने तरीके से अजीबोगरीब ढंग से सरकार चलाने लगती है। भाजपा के समर्थकों का कहना है। बिल्कुल। तो और वो ये मानते हैं कि फैसले एक तरफा भी नहीं होने चाहिए, देश में एक संतुलन रहना चाहिए। लेकिन रतनलाल जी, रुक जाइए रतनलाल जी, अब तो आप इतना बोल लिए। अच्छा, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन हिस्ट्री की क्लास में मत बोलिए कि ताल ठोक के इमरजेंसी लगाया था। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ना 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 गौरव जी, जल्दी से रिबटल उनका हो जाए। एक मिनट रिबटल हो जाए गौरव जी। गौरव जी मेरा रिबटल आ जाए, फिर उसके पास जाइएगा। बोले गौरव जी जल्दी से। हाँ प्लीज अंजना जी, ये गलत बात है। देखिए, इस तरह से अच्छी चर्चा नहीं हो सकती। अगर उन्होंने बात कही, अब मैं उत्तर दूंगा, आंकड़ों के साथ दूंगा। जिन्होंने ताल ठोक के आपातकाल लगाया, उनका गाल ठोक के जनता ने बाहर किया। और 3 बार लगातार इंदिरा गांधी जी ने कुछ अच्छे काम जरूर किए, लेकिन 3 बार लगातार चुनाव वो भी नहीं जीती। जो स्थिरता, जो कड़े फैसले लेने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में है, जिस कर्तव्य परायणता से वो काम कर रहे हैं, कोई करता नहीं है, तभी जनता का विश्वास उन पर है। अब मैं उत्तर देता हूं। इन्होंने बार बार कहा हेल्थ पे क्या किया, ये कुछ आंकड़े हैं। एम्स 2014 तक 7 थे, 2023 तक 25 हो गए। मतलब आप सोचिए, 18 एम्स हमने 11 साल में खोल दिए। मेडिकल कॉलेज की संख्या 2014 तक 385 थी, अब 693 2022 तक हो गई। तीसरा आईटी 2014 तक 16 थे, 2023 तक 23 हो गए। मतलब जो ये 55 साल सत्ता में नहीं कर पाए, वो 11 साल में उससे ज्यादा किया। दूसरी बात, राहुल गांधी के लिए खुद कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे, शकील अहमद ने क्या कहा, शायद इनको पता नहीं है। राशिद अल्वी ने क्या कहा, इनको पता नहीं है। शशि थरूर ने क्या कहा आंतरिक लोकतंत्र के बारे में, शायद इनको पता नहीं है। और एक आंकड़ा और दे दूं, जो चुनाव में बात कर रहा था, भाजपा कैसे ग्राफ बढ़ रहा है और कांग्रेस का कैसे नीचे जा रहा है, थोड़ा आकलन करिएगा। हरियाणा में 48 सीटें भाजपा की आई, 8 सीटें बढ़ी। कांग्रेस की 37 सीटें आई, चुनाव हार गई, जबकि एग्जिट पोल में जीत रही थी। महाराष्ट्र में हमारी 27 सीटें बढ़ी, 132। बिल्कुल, इनकी वो नंबर्स हम दिखा रहे हैं, वो नंबर्स दिखा रहे हैं, वो दिल्ली सबको में पता है, जनता को भी पता है। 3 चुनाव लगातार 0। ठीक है, इस पर आपको रतनलाल जी जवाब देना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है इन राज्यों में। आप अपना परफॉर्मेंस देखिए ना, अलग हटाकर। आप मतलब एक तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तेजस्वी जी को लेकर डिसीजन लेने में इतना लेट हो गया, फिर फ्रेंडली फाइट हो गई कई सीटों पर बिहार में। ऐसे राज्य जहां पर आपके लिए अच्छा खासा मैदान तैयार था, किन मुद्दों पर तैयार था? क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी विफलता भी हमने जनता से पूछा है। और ऐसे में जब आप देखेंगे तो मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा उनकी नजर में है। बेरोजगारी 17%। अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन आज भी 20% लोग कह रहे हैं कि भाई जो चीजों की कीमतें हैं वो उनके लिए ज्यादा है। 20% इन्फ्लेशन मान रहे हैं। बेरोजगारी 17%। बेकाबू आतंकवाद, कई जगहों पर हुई घटनाएं 9% लोग। आर्थिक विकास 9%। विफलताओं में सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों में भय, ये 5% लोगों ने कहा है। महिला सुरक्षा 3% लोग कह रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है गौरव जी, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष चाहिए, क्योंकि इन मुद्दों को जोर शोर से उठाने की जरूरत है। मुझे पता है आप नंबर्स कोट करेंगे, मुझे पता है इन्फ्लेशन रेट अभी कम है, बेरोजगारी दर में भी कमी आई है, वो भी आप दिखाएंगे, लेकिन जनता का भाव भी समझिए। हाँ, पर कैपिटा इनकम में हम कहां आज खड़े वो भी देखिए। अंजना जी, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा देश है, विविधताओं का देश है,
चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन कभी चुनौतियों से घबराए नहीं हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा वो मजबूत निर्णय लिए हैं जो देश हित में है और जनता के हित में है। क्या ये सत्य नहीं है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है? क्या ये सत्य नहीं है जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ प्रति माह पहुंच गया है, जिस जीएसटी को ये लोग कोसते थे? क्या ये सत्य नहीं है कि 4 करोड़ घर बनाने के बाद कहा कि 3 करोड़ घर और गरीब के लिए बनाएंगे? हमने बड़े लक्ष्य रखे हैं, 2047 में विकसित भारत होगा और उन लक्ष्यों को हम पा पाएंगे, ये हमारी सोच है, यही हमारा आत्मविश्वास है। और मैं पुनः कहूंगा, एक सकारात्मक विपक्ष भी कांग्रेस पार्टी बन सकती है। उसके लिए आपको यह बताना पड़ेगा आप कैसे सत्तारूढ़ पार्टी से बेहतर है। हर चीज में कमी निकालना, न्यायपालिका में कमी है, लोकतंत्र में कमी है, निर्वाचन आयोग में कमी है, आर्मी में कमी है, जनता में कमी है, ईवीएम में कमी है, मीडिया में कमी है, और विदेशी भूमि पे जाके कहना भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। आप जनता का विश्वास ऐसे कभी नहीं जीते। अब रतनलाल जी, इतने सारे मुद्दे, और पिछली बार तेजस्वी यादव की परफॉर्मेंस भी अच्छी मानी गई क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर वो टिके रहे। एक सेकंड और इस बार फिसल गए। एक सेकंड मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं डेमोक्रेसी पर। आज किसी भी नेता, सत्ता या विपक्ष, किसी नेता की हिम्मत है कि सेना पुलिस अफसर को बोले कि प्रधानमंत्री का विरोध करो, उसकी बात नहीं मानो? किसी की हिम्मत है? मोदी साहब के खिलाफ कोई बोल दे या अमित शाह के खिलाफ बोल दे, जेल चला जाता। ये डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री का विरोध कर सकती है, ये अपने आप में अराजकता दिखाता है। सेना कभी प्रधानमंत्री का विरोध कर ही नहीं सकती है। एकदम यही हमारा संविधान कहता है। कैसी बात कर दी आपने? नहीं बोला गया, कैसी बात कह दी आपने? भड़काया गया था। ये देखिए, भड़काया गया था। पाकिस्तान जैसा आपको पता ही नहीं कुछ भी? ये देखिए, कुछ नहीं पता है। सड़क का गुंडा बनाते हैं आर्मी चीफ को। ये मैं पहले कॉन्टेक्सुअल जाहिर हो गई अंजना जी, कहने लगे आर्मी एक मिनट प्रधानमंत्री का विरोध करेगी। एक मिनट ठहरिए। आरएसएस के लोगों ने सेना को, पुलिस को, अफसर को भड़काया था। प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद इंदिरा है। गांधी की बात नहीं मानो, सर्वोच्च पद नहीं है। पता है। प्रधानमंत्री जी जो नहीं पता है आपको। आज मोदी सेना को खुली छूट देते हैं, तब बालक को एक मिनट सुनिए, आरएसएस के लोग सर्जिकल स्ट्राइक होता है। अरे नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं। आपको संविधान की बीच में क्या टोक रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए, आपको कुछ नहीं पता है। का जो सोच होगी, इतिहास पढ़िए। विपरीत का आरएसएस के लोग, जनसंघ के लोग, एक मिनट सुनो भाई। देखिए, एक सेकंड सुनो तो सही, सुनिए। तू तड़ाक पर आइएगा रतनलाल जी, लेकिन देखिए, सोचिए, सुनिए, इतिहास को भी देखने के कई चश्मे होते हैं। चाहे कोई भी चश्मा आप पहनाने की कोशिश कीजिए, इमरजेंसी को इस बहाने नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। जयप्रकाश नारायण ने सेना वाली बात और पुलिस वाली बात तब कही थी जब इंदिरा जी पिटीशन हार गई थी। इंदिरा जी के चुनाव को इनवैलिड कर दिया गया था, और जब इंदिरा जी ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया, और मैं आदर पूर्वक इंदिरा जी बोल रहा हूँ, तब उन्होंने कहा था कि जब देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर रहा, संविधान को नहीं मान रहा, तो तुम लोग भी उसकी बात को मत मानो। ये एक बड़े बुजुर्ग की बात थी। उन्होंने कहा कब था? उन्होंने ये बात 71-72 में नहीं कही थी, उन्होंने बात 75 के बाद सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद वो बंद कर दिए गए। तो इसको जोड़ के और जस्टिफाई कर रहे हैं आप। पूरा क्रोनोलॉजी आपका उल्टा पुल्टा हो गया है। नहीं, एकदम नहीं। सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आई थी वो, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आई थी। गलत कह रहे हैं। आपको बता देता हूं, कृष्णा अय्यर का ऑर्डर है, एकदम उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं दी गई थी। गलत बोल रहे हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर का इंटरव्यू, ये भी एक सच्चाई है गौरव जी, ये भी एक सच्चाई है कि इमरजेंसी हमारा बेसिक पॉइंट नहीं हो सकता, रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता। बिल्कुल वो हमारा रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता कि इन्होंने तो इमरजेंसी लगाया था, इसलिए वो हमारा रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता। अभी क्या है इमरजेंसी? मोदी और शाह। अरे रतनलाल जी रुकिए ना एक सेकंड, आप खाली आप ही बोलिएगा क्या? एक आदमी को जेल। फिर सुनिए, अब आप नया हिस्ट्री पढ़ाइए देश को। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रही हूँ मैं पूछने दीजिए गौरव जी। लेकिन वो भी सुनने में खराब लगता होगा ना? नहीं, सुनने में खराब की बात नहीं है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप रखिए, लेकिन इसी के साथ साथ मतलब आपातकाल को ताल ठोक के जस्टिफाई मत कीजिए, है ना? अन्ना हजारे अब आप उनसे पूछिए जाके। नहीं, मैं अपना पक्ष रखूंगा ना। अन्ना हजारे कहाँ है? अन्ना हजारे कहाँ है? भ्रष्टाचार खत्म हो गया? विश्वविद्यालय में पैसे लग रहे हैं टीचर के अपॉइंटमेंट में, पता है? देखिए रतनलाल जी, मोर होलियर देन दाऊ वाली जो कहावत है ना, आप पर लागू हो रही है। इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगती है। सॉरी, नहीं, उनके प्रवक्ता बने। अरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगती है साहब, मांग चुकी है।
अरे आप हम नए लीड नए नहीं नए कर रहे नवेले हैं। प्रवक्ता बने हैं तो भाई, आप मैं मोर मैं होलियर अपने देन दाउ पोजीशन जिसको पे कहते कायम हैं। हूं। अरे अच्छा है, नहीं माफी मांग तो रहे, भी, पूरे देश को पता तो चल रहा है भी, आपातकाल तो सही भी। था, कांग्रेस पार्टी कह रही है। अच्छा है। चलिए ठीक अरे है अब देश गौरव भाटिया, RSS माफी लेकिन मांगा है। वो RSS इमरजेंसी का रेफरेंस इतिहास पॉइंट माफी नहीं हो मांगेगा। सकता है और होना वो भी कह नहीं रहे चाहिए। विपक्ष होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। और वो कह रहे कि विपक्षी नेताओं को अरे तो टारगेट करना, उस पर आज- आपका आज जवाब, क्या जैसे है? आपकी पार्टी में आते हैं फिर सब सही हो जाता मैं है, देता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद, मैं दे देता ठंडे बस्ते में। हाँ, मैं दे अघोषित इमरजेंसी है ये। अंजना जी, जो यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं और आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं, आपातकाल कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने गलती करी थी इसलिए हम भी गलत करेंगे, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है भी नहीं। चर्चा में आपातकाल को कांग्रेस के प्रवक्ता लाए। जहां तक लीडर्स को टारगेट करने की उससे बात ज्यादा है, गलत मैं कर रहे हैं, आपको उससे बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी गलत से कर दो रहे तीन हैं। बातें बताता हूं। उससे बीच में ना ज्यादा। बोलें। अंजना जी बीच में ना बोले, प्लीज बीच में ना बोले। सबसे पहले आप बीच में बोलते हैं, आप बार बार सीबीआई बोलते पिंजरे हैं। का तोता आप है। अपने आप को ठीक कीजिए, उससे अंजना ज्यादा जी। खराब हालत है आज। सीबीआई पिंजरे का तोता है। कांग्रेस की सरकार थी, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी दी थी और मैं आपको बता दूं 12 पॉलिटिकल पार्टी सर्वोच्च न्यायालय गई कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज किया। 1 2 कोई चुनौती देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का एक फैसला बता दे जहां राजनीतिक द्वेष से सीबीआई ईडी ने कार्रवाई करी है और उस नेता के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट ने दिया हो। तीसरी बड़ी बात, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर भ्रष्टाचार किया है तो हमारी नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। कार्रवाई होगी और सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, कोई भी जांच एजेंसी हो, वो निष्पक्ष काम करती है, उन्हें खुली छूट है। अगर किसी को लगता है उन्होंने गलत काम किया है, राजनीतिक द्वेष से किया है, न्यायालय जाए, वहां से मामले को निरस्त कराए, आज तक पे आए और बोले कि देखिए ये फैसला है, ये गलत हुआ। शशि जी सीबीआई, ईडी, डीआईआर, डीआरआई, मैंने तमाम नाम अलग अलग सरकारों के वक्त में सुने और यही आरोप विपक्ष के मुंह से तब भी सुने मैंने, और उन आरोपों को कोई कोर्ट में साबित नहीं कर पाया कभी भी। आप कुछ भी बोलिए। कोर्ट ने हालांकि एक बार तोता कहा था पिंजरे कोर्ट ने तोता कहा था, ये ये बात तोता कब किसके पास रहता है कोलगेट में उसी की 100 हाँ, अब कोलगेट तोता में कहा था, शशि अब जी वो को एक चीज बता दूं तथ्यात्मक तौर पे, नहीं शशि जी आपको एक जानकारी जरूर दूंगा। कोलगेट मामले में 212 लाइसेंस रद्द हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने किए, और 2G में 122 लाइसेंस रद्द हुए जो आज भी रद्द हैं। बस ये जानकारी दे रहा हूं घोटाले में। अच्छा, एजेंसीज अरे के मैं लिहाज से CBI और ED की बात कर रहा था। एक मैं जल्दी से आंकड़ा दे देता हूँ। नहीं, शशि जी विनोद- आपकी राय उस पर विनोद- चाहूंगा, क्योंकि अभी तक ससम्मान सहित हाँ। हलवा हलवा गप गौरव जी के लिए भी हो रहा है ना। बहुत कड़वा हलवा हो कड़वा रहा है। थू होता है हाँ। तो कड़वा कड़वा थू। जो जनता 350 सीट वाली बात कर रही है, वो जनता बहुतायत में ये भी कह रही है हाँ। कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ। पहले भी होता रहा है और अभी भी हो रहा है। ठीक है, नंबर 1। जो जनता आपको नंबर 1 पॉपुलैरिटी में बता रही है, वो कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि आर्थिक स्थिति में सब कुछ अच्छा नहीं है, ये सरकार बड़े बिजनेसेस पे ज्यादा ध्यान दे रही है, कमजोर लोगों पे कम ध्यान दे रही है। ये इसी सर्वे में आ रहा है, ये कोई दूसरा सर्वे नहीं है जो हम नंबर्स अभी जो हम दिखाने नंबर वाले हैं। दिखाने वाले। तो मैं इसलिए केवल ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि दर्शकों को ये समझ में आए कि जनता की राय में ऐसा नहीं है, पब्लिक है, सब जानती है, हाँ। और पब्लिक अपनी बात बेबाकी से कहती है। उसे वोट डालना है और जब उसे विकल्प नहीं मिलता तो उसे जो सबसे अच्छा दिखता है जो उसको वोट दिखेगा, डालता है। मजबूत दिखेगा, Yes. उसको वोट हाँ। देगा। जो अच्छी बातें हैं, जनता वो अच्छी भी ये कह रही आपकी है। सबसे बड़ी फेलियर है रतनलाल जी कि आप लोग इस देश को एक मजबूत विकल्प नहीं दे पा रहे Yes. हैं। सिंपल है, रीडिंग ऑन द वॉल। देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक मिनट, मैं मानता हूं कि हमें सड़क जाम पूरे देश में कर देना चाहिए इनके खिलाफ, जितना इनका फेलियर है। ये ने 2G की बात की, विनोद राय ने कोर्ट में क्यों माफी मांगी थी, जरा इनसे पूछ लीजिए। माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी, जरा यही बता दें कि उन्होंने प्रोजेक्शन के आधार पे करप्शन कर दिया। देखिए, सीबीआई ईडी उस समय, सीबीआई थी उस समय, लालू जी उसी समय जेल गए थे जो उनकी सरकार थी, ए राजा भी जेल गए थे जब यूपीए की सरकार थी। इनकी सरकार में जितने करप्ट लोग होते हैं ना, वो सफेद कुर्ता पैजामा पहन के, अब मोदी साहब का शाह साहब का लालू जी माथे और में डी टीका राजा लगा को के इन्होंने करप्ट सब कह दिया। वॉशिंग मशीन में धुल जाते। एक भी लालू यादव को रतनलाल के करप्ट खिलाफ नहीं, जेल गए, मैं ये कह रहा हूं। की संस्तुति आपने देवगौड़ा कहा के सारे वक्त करप्ट करप्ट नहीं, सॉरी गलत, सॉरी नहीं करप्ट नहीं, और उन्हीं जेल के साथ गए, गठबंधन एक कर सेकंड, दिया। जेल गए ना, गलत जेल में अपनी डाला था। सरकार में जेल गए।
अपनी सरकार में जेल गए वो। वही तो नहीं, ये नहीं, कहते अपनी हैं कि सरकार में आपकी गए। सरकार इनकी रही सरकार तभी में आप दूर इनके से किसी जुड़े नेता हुए। को जेल में एक नहीं पर डाल पाए। भ्रष्ट। नहीं, मुलायम सिंह यादव जी का क्या हाल नहीं, हम किया था देखिए बताइए ऐसा है जरा। ना, अब मुलायम सिंह अपनी यादव सरकार जी में का। डाल लें, है ना। जल्दी से गौरव नहीं जी। नहीं मैं सुनिए एक ना, अपनी उत्तर सरकार यशवंत में जी को बताइए देना ना, चाहूंगा। आप तो मुलायम सिंह यादव नहीं, के जनता प्रवक्ता से रहे। जनता के आप बीच तो में प्रवक्ता छवि रहे। बन रही है गौरव भाटिया कि आप साहब, दुश्मनों को, आप जो आपके खिलाफ, आपके जो राजनीतिक सपा के प्रतिद्वंदी है, जो प्रवक्ता आपके रहे खिलाफ ना। बोलता है, अरे रतन जी, उसको ये आप तो टारगेट सबको करते दबा हैं। रहा है ना। ये कोई अच्छी छवि थोड़ी है। घोर आपातकाल है, नहीं। घोर आपातकाल मोदी और अमित शाह। नहीं। आरएसएस संविधान मैं को एक मानता मिनट, नहीं था, जसवंत जी की ये भी बात का संविधान को उत्तर नहीं देता मान हूं। रहे हैं, सारे संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहे हैं। चलिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल